हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आप आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसकी हम बात करेंगे और साथ में हम बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम डिस्क्रीट की बात पहले कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो बच्चों, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए जब हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी तब हमने बात करी थी कि भाई चार्ज जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, मीन्स छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है। लेकिन वहाँ पर हमने साथ ही एक बात ये करी थी कि भाई वो पार्टिकल्स जो होते हैं जिनमें डिस्क्रीट नेचर के चार्ज की हम बात करते हैं वो होते हैं माइक्रो पार्टिकल्स। क्लियर बच्चों? तो अगर माइक्रो सिस्टम्स या माइक्रो पार्टिकल्स की हम बात करेंगे देन चार्ज इज कंसिडर्ड टू बी डिस्क्रीट, एंड इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैक्रो पार्टिकल्स और मैक्रो सिस्टम्स, देन इन मैक्रो सिस्टम्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? सो मैक्रो सिस्टम्स में, मैक्रो पार्टिकल्स में हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करते हैं कॉन्टिन्यूअस। क्लियर बच्चों? तो अभी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कितने टाइप का होता है इसकी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, कॉन्टिन्यूअसली हम चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को 3 डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, वो हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो सेकंड कैटेगराइजेशन इसका हम करते हैं वो होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स कॉन्टिन्यूअस हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को 3 डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। जब चार्ज, या तो हम बोल सकते हैं कि भाई किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या हम कहें कि भाई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी गिवन एरिया में हो तो उसको हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और थर्ड वन, अगर हम बात करें कि भाई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी गिवन कंप्लीट वॉल्यूम में हो तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर बच्चों? चलिए वन बाय वन हम बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो बच्चों, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कैसा होगा, किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग। सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, charge is distributed along a straight line। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा तो उसको हम बोलते हैं क्या? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर बच्चों? अब देखिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैंने कहा, बोल दिया कि भाई ये कोई अपनी स्ट्रेट लाइन है जिस पे कोई भी चार्ज, अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो ये मेरा कोई पॉजिटिव चार्ज हो गया, अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि भाई इस पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? तो ये किसी गिवन लेंथ में है, हमने कंसिडर कर लिया कि भाई इनकी जो लेंथ है वो लेंथ क्या है? एल। और यहाँ पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? यहाँ पर मैं बात करूँ तो मैंने बोल दिया प्लस क्यू, और यहाँ पर मैं बात करूँ तो मैंने बोल दिया माइनस क्यू, और इसकी भी लेंथ मैंने बोल दी एल। तो अब यहाँ पर हम एक नई क्वांटिटी को यहाँ पर डिफाइन करते हैं और वो क्वांटिटी होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। इट मीन्स चार्ज इन पर यूनिट लेंथ। तो किसी भी कंडक्टर में जो कैसा हो, लीनियर शेप में, उसमें अगर हमें डेंसिटी देखनी है तो उस डेंसिटी को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। एंड अगर उस कंडक्टर की लेंथ को हम टोटल चार्ज से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा यूनिट लेंथ में चार्ज, और उस यूनिट लेंथ में चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों, फॉर्मूला हो गया हमारा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। इसके लिए हम यूनिट की बात करें तो एस आई यूनिट क्या हो गई इसके लिए? ऐसा यूनिट बन गई बच्चों
चार्ज के लिए कूलाम और लेंथ के लिए बन गई मीटर, तो ये हो गया कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर। क्लियर। अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो चार्ज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A1 T1 और लेंथ के लिए होता है L1, तो ये क्या हो गया इसके लिए M0 L-1 A1 T1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर बच्चों। तो ये हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं। क्लियर। सिमिलरली अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी क्वेश्चन में, किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको दिया हुआ हो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो, तो देखिए हम कैसे करते हैं। वहाँ पर उस स्ट्रेट लाइन में हम यहाँ पर स्मॉल चार्ज एलिमेंट्स कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर बच्चों। स्मॉल चार्ज एलिमेंट्स, सो देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ if small charge dq, स्मॉल चार्ज को हमने क्या बोल दिया dq, स्मॉल चार्ज dq इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल लेंथ। क्लियर। और इस स्मॉल लेंथ को हमने क्या बोल दिया dl। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए अगर चार्ज स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया स्मॉल। इट मीन्स डी ई इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर पॉइंट चार्ज हमारा स्मॉल है डी क्यू है, तो हमने बोल दिया के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हमने क्या बोला कि भाई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस में है, किसी लेंथ में है, मतलब किसी लाइन के अलोंग है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने फॉर्मूला बात करी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो अब अगर मैं कहूँ कि भाई स्मॉल चार्ज है डी क्यू और लेंथ है स्मॉल डी एल, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, एंड लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है डी क्यू अपॉन डी एल, डी क्यू अपॉन डी एल। तो हमने क्या किया यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू यहाँ से प्लेस कर दी, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया लैम्डा डी एल। ये वैल्यू हमने यहाँ पर प्लेस करी इस वाले रिलेशन में, तो देखिए भाई डी ई इज इक्वल टू क्या आ गया, डी ई इज इक्वल टू के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। सो ये आपको फॉर्मूला मिल जाता है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। अगर आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर बोथ साइड्स में इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो E इज इक्वल टू ये रिलेशन बन जाता है आपका इंटीग्रेशन के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी की। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी का मीन क्या हो गया कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और अलोंग ए स्ट्रेट लाइन है तो हम यहाँ पर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, लीनियर चार्ज डेंसिटी के रेस्पेक्ट में। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा। क्लियर बच्चों। तो ये इस तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी। चलिए अब हम सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पर ये हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली, अब हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों इसके नाम से ही पता चल रहा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या हो गया, दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया। क्लियर। किसी भी सरफेस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, उस सरफेस का सर्टेन एरिया भी होगा। तो इसको हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं दैट इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा देन इट इज़ नोन एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। जैसे मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी एक सरफेस ले ली, मैंने बोल दिया कि भाई ये कोई एक सरफेस है जिसमें कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर। अब इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसकी सरफेस पे भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है। तो हमने बोल दिया कि भाई यहाँ पर ये कोई चार्ज है आपका, और ये चार्ज हमने बोल दिया भाई क्यू चार्ज है, और इसका एरिया कितना है ए। एरिया तो कितना ले लिया हमने ए, और क्यू क्या हो गया इसमें चार्ज।
तो यहाँ पर अब हम डिफाइन करते हैं, जैसे अभी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बात करी थी लीनियर चार्ज डेंसिटी की, वैसे ही हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी को। तो बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। क्लियर बच्चों? तो ये आ गया सिग्मा। तो सिग्मा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा इज इक्वल टू ये होता है चार्ज इन यूनिट एरिया। चार्ज इन यूनिट एरिया मीन्स टोटल, यहाँ पर हम बात करें कि भाई क्यू चार्ज है, लेकिन क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने एरिया में है? कंप्लीट ए एरिया में। अब अगर मेरे को यूनिट एरिया में, मैं यूनिट एरिया में चार्ज को कंप्लीट को ऐड करते चलूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? टोटल चार्ज वापस से मिल जाएगा। इट मीन्स जो डेंसिटी है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको हम डिफाइन करते हैं चार्ज इन पर यूनिट एरिया। सो सिग्मा इज इक्वल टू हो गया भाई फॉर्मूला क्यू अपॉन ए। और अगर मैं बात करूँ कि भाई किसी स्मॉल एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्ज का, तो स्मॉल एरिया में क्या होगा? स्मॉल चार्ज। सो इसको हम अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं इसी फॉर्मूले को? सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए, ये भी इसको हम कह सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर बताइए इसकी ऐसा यूनिट क्या क्या कह देंगे हम? जैसे अभी पीछे कही थी कूलाम पर मीटर थी लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, यहाँ पर नीचे एरिया है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए एस आई यूनिट क्या हो गई? यहाँ पर ऐसा यूनिट हो गई बच्चों इसके लिए कूलाम पर मीटर स्क्वायर। क्या हो गई? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m0L-2A1T1, ये बन गया इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? सो ये हमने बात कर ली यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि भी सरफेस चार्ज डेंसिटी के एप्लीकेशन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा अभी अपन ने प्रीवियसली बात करी थी लीनियर चार्ज डेंसिटी के रेस्पेक्ट में, सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर बोल देंगे। अगर किसी डी ए एरिया में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है डी क्यू, क्लियर, तो इस डी क्यू को हम पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सेम रिलेशन है जो भी अपन ने पीछे स्टडी किया है। यहाँ पर देखिए अब की बार चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में है तो हम डी क्यू को रिप्लेस कर देंगे किससे? सिग्मा इंटू डी ए से। तो डी क्यू इज इक्वल टू मैंने प्लेस कर दिया सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा इंटू डी ए कहाँ से आया? इस वाले रिलेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, और ये सिग्मा इंटू डी ए हमने प्लेस कर दिया यहाँ पर। तो डी ई इज इक्वल टू ये आ गया के सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों? और अगर कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो उस एरिया में तो हम क्या कर देंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये आ गया के सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? तो ये इस पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? सिमिलरली अब हम अगर बात करें यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, कि अगर हमारे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी गिवन वॉल्यूम में हो तो उस सिचुएशन में क्या तो डेंसिटी होगी और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा, वो भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए सिमिलरली भाई यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी गिवन वॉल्यूम में हो तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोल दिया हमने। क्लियर बच्चों? इसका मीन क्या हो गया कि ये कोई भी शेप मैंने ले ली यहाँ पर एक जिसका कोई वॉल्यूम है v, इसका वॉल्यूम हमने कितना ले लिया? v, और मैंने कह दिया है कि भाई इस वॉल्यूम में जो चार्ज है वो चार्ज है यहाँ पर q। क्लियर? सो पहली चीज़ तो क्या क्लियर होगी? इफ़ charge is distributed in a given volume then it is known as volume charge distribution। तो जो इसका सेंटेंस है वो इसी में कंप्लीट इसी में हिडन है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में, तो उसको बोल दिया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर बच्चों? यहाँ पर हम बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जैसे अभी अपन ने पीछे बात करी थी लीनियर और सरफेस के लिए, वैसे ही अब हम बात करते हैं यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखिए क्या हो गई? क्या कहेंगे इसको हम कि भाई अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो किसी गिवन वॉल्यूम में हो, और अगर हम यहाँ पर कंप्लीट किसी स्मॉल वॉल्यूम में कंसीडर करें स्मॉल चार्ज को और कंप्लीट को ऐड कर दें तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो गई यहाँ पर? टोटल चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम। क्या हो गई ये? टोटल चार्ज इन
पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है क्या तो ये बच्चों हमने बात करी यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों रो से। तो ये क्या आ गया यहाँ पर, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, मतलब चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम। और अगर हम बात करें कि स्मॉल चार्ज है स्मॉल वॉल्यूम में, तो बच्चों ये हो गया डी क्यू अपॉन डी वी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज टोटल चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर। अगर यहाँ पर हम बात करें इसके लिए एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट क्या होगी इसके लिए? देखिए ऊपर चार्ज है तो चार्ज के लिए तो कूलाम ही होगी, नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करते हैं किसमें? मीटर क्यूब में। तो ये हो गया कूलाम पर मीटर क्यूब। अगर इसके लिए मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं तो वापस से क्या हो गया? m0 L-3 A1 T1। मास तो यहाँ पर है नहीं, नीचे m क्यूब क्या है? लेंथ की पावर 3, तो न्यूमरेटर में आके क्या हो गया? l की पावर -3 और चार्ज का क्या हो गया? A1 T1। सिमिलरली अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, इन दैट केस वी कंसिडर दैट इफ स्मॉल चार्ज dq इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल वॉल्यूम dv, then this charge can be considered as point charge and electric field intensity dE is equal to k dq अपॉन r स्क्वायर। ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर हम चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात किसी गिवन वॉल्यूम में करते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया? रो इंटू डी वी। तो हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डी वी। क्लियर। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर डी क्यू की जगह प्लेस कर दें तो हमारा रिलेशन बन गया भाई डी क्यू डी ई इज इक्वल टू के रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर। एंड if you want to calculate complete electric field intensity due to charge distributed in that volume, then you can integrate this relation. So complete electric field intensity is equal to integration k rho dv upon r square. सो बच्चों ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने 3 सिंपल से टॉपिक्स की यहाँ पर बात करी है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जब स्ट्रेट लाइन में हो तो हम बोलते हैं उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी पर्टिकुलर एरिया में हो तो उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी गिवन वॉल्यूम में हो तो उसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बच्चों। तो ये हमने बड़ी ही सिंपल सी चीज़ें आज डिस्कस करी हैं इसमें कि भाई किस तरीके से यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चलिए अब इसी में हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, कैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो फ्लक्स। तो जब भी फ्लक्स वर्ड दिमाग में आए तो वहाँ पर सीधा आपका आंसर होना चाहिए कि भाई फ्लक्स से मतलब है कि ये फील्ड लाइन से रिलेटेड है। किनसे रिलेटेड है? फील्ड लाइन से रिलेटेड है। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अगर जब मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूँगा आगे के चैप्टर्स में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका रिलेटेड होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। मीन्स फ्लक्स इज बेसिकली रिलेटेड टू फील्ड लाइन्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और मैग्नेटिक फील्ड हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये एक बेसिक चीज़ हो गई यहाँ पर। अब हम बात करते हैं प्योरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, हमने कंसीडर कर लिया कि भाई ये हमारी कोई भी एक आर्बिट्रेरी कोई सरफेस है किसी भी शेप एंड साइज़ की। क्लियर बच्चों। अब इससे ट्रेवल कर रही है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये मैंने बोल दिया कि भाई यहाँ पर ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। क्लियर बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पास हुई। मैंने बोल दिया कि भाई इसका जो एरिया वेक्टर है ये इसका जो एरिया है वो है डी ए। ये इसका कंप्लीट एरिया हमने कंसिडर कर लिया ए। एरिया क्या ले लिया इसका हमने ए।
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर दी है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी क्या, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी गिवन रीजन। क्या हो गया, मैं लिख देता हूं यहां पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी गिवन एरिया। क्लियर बच्चों, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई कि भाई किसी भी पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हो रही है, नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए यहाँ पर ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी गिवन एरिया। क्लियर। मैथमेटिकली हम इसकी बात करते हैं, देखिए ये हमने बोल दिया कि भाई इसका एरिया है कंप्लीट ए। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, कोई एक स्मॉल रीजन ले लिया, यहाँ पर मैंने ये इतना रीजन ले लिया और मैंने कह दिया कि भाई इस स्मॉल रीजन का एरिया है डी ए। स्मॉल रीजन का एरिया कितना है डी ए, और इसका एरिया वेक्टर मैंने ले लिया कि भाई इसका एरिया वेक्टर है यहाँ पर ये कोई डी ए वेक्टर। अब देखिए ये एरिया वेक्टर क्या होता है, मैं बात कर रहा हूँ एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर, इसको अगर लार्ज एरिया है तो ए वेक्टर और स्मॉल एरिया है तो डी ए वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया नॉर्मल टू द सरफेस। एरिया नॉर्मल टू द सरफेस, अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मल का मतलब हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल का मतलब होगा परपेंडिकुलर। तो एरिया नॉर्मल टू द सरफेस, ये हम कह सकते हैं एरिया इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द सरफेस। क्लियर बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो जब भी एरिया वेक्टर कहीं पर आप सुनोगे, इसका मतलब जो भी फिगर आपके सामने गिवन हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे क्यूबिकल हो, कैसा भी आपके सामने कोई सरफेस हो, उस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया होगा, उसी को हम बोलेंगे एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर हमें पता नहीं है कि भाई किस तरीके की इसकी शेप एंड साइज है, तो मैंने एरिया वेक्टर ये बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ में ये है थीटा एंगल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ में है थीटा एंगल पे। अब देखिए भाई यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आपको। एक तो अगर मैं डी ए मतलब एरिया वेक्टर के कंपोनेंट करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में, तो ये कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। तो ई के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो गया, कॉस के फॉर्म में, तो इस तरफ इसका कंपोनेंट हो गया डी ए कोस थीटा। क्या हो गया, डी ए कोस थीटा। क्लियर। और अगर मैं डी ए की डायरेक्शन में ई का कंपोनेंट ले जाऊं, तो अब इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ई का कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ई कोस थीटा। ये चीज़ क्लियर है क्या। ये वेक्टर्स में बड़े अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है कि भाई इस तरीके से हम कंपोनेंट्स करते हैं, जिस साइड के साथ में एंगल बनता है वो साइड होती है कोस के फॉर्म में। तो अगर मैं यहाँ पर डी ए का कंपोनेंट करता हूँ ई के साइड में, तो हो गया डी ए कोस थीटा, और ई का कंपोनेंट करता हूँ डी ए के साइड में, तो ये हो गया ई कोस थीटा। क्लियर बच्चों। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए अगर एरिया स्मॉल है तो यहाँ से जो पास होने वाला फ्लक्स है वो भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी फाई इज इक्वल टू, अभी हमने क्या कहा कि भाई किसी भी सरफेस से नॉर्मली पास होने वाली फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो या तो मैं बोलूँ कि एरिया का कंपोनेंट होगा ई के डायरेक्शन में, और या मैं बोलूँ कि ई का कंपोनेंट होगा एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। सो डी फाई इज इक्वल टू ई कोस थीटा इंटू डी ए, या इसको आप कह सकते हो ई इंटू डी ए कोस थीटा। देखिए भाई यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो इसको हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़, उनके बीच में एंगल थीटा और कोस के फॉर्म में है, मतलब ये हो गया भाई स्केलर प्रोडक्ट। तो डी फाई इज इक्वल टू
वी कैन से ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, E vector dot dA vector. So this is the mathematical relation for electric flux d phi is equal to E vector dot dA vector. So अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर. सो देखिए दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो रिजल्टेंट है वो हमेशा होता है स्केलर. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी. ये एक चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हो गई. क्लियर. अगर यहाँ से आपको टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना हो, ये तो आपने स्मॉलर एरिया में कैलकुलेट किया, अगर टोटल कंप्लीट एरिया में कैलकुलेट करना हो तो हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे. सो टोटल फ्लक्स कितना हो गया यहाँ पर, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर. तो भाई ये मिल गए आपको रिलेशन किसके लिए, टोटल फ्लक्स के लिए. क्लियर बच्चों. चलिए इसकी यूनिट्स की बात करते हैं हम. ऐसा यूनिट क्या हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए. सो ऐसा यूनिट की हम बात करें तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ऐसा यूनिट है वो होती है वेबर. क्या होती है, वेबर. इसका सिंबल होता है WB. ठीक है. दूसरी यूनिट यहाँ से देख के बता दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या होता है, इसके लिए यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, कोई भी स्मॉलेस्ट या आपका इजीएस्ट फॉर्मूला पकड़ लीजिए. जैसे हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू क्यू ई, तो E इज इक्वल टू हो गया F अपॉन क्यू. तो यहाँ से आपको यूनिट मिलती है इसकी न्यूटन पर कूलाम. क्या मिलती है, न्यूटन पर कूलाम. तो न्यूटन पर कूलाम को अगर मैं एरिया मतलब मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को यूनिट मिल जाएगी इसकी. सो दूसरी यूनिट क्या हो गई इसकी, एक तो यूनिट इसकी ये हो गई और दूसरी यूनिट क्या कह सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम. चलिए भाई डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला, तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन की बात करूँ तो दोनों के लिए SI यूनिट तो सेम होती है वेबर, लेकिन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले अलग अलग होते हैं. क्लियर बच्चों. तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, वेबर ही है इसके लिए भी और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए भी, लेकिन इनके लिए डायमेंशनल फॉर्मूले अलग होंगे. तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम. न्यूटन किसके लिए होता है, फोर्स के लिए. तो M1 L1 T-2 इंटू मीटर स्क्वायर मीन्स L2 एंड डिवाइडेड बाई कूलाम मीन्स चार्ज. चार्ज होता है A1 T1. क्लियर. सो इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल गया, देखिए M1 एज इट इज आ गया, L1 एंड L2 मल्टीप्लिकेशन में है तो L टू द पावर हो गई 3, T-2 न्यूमरेटर में है एंड T1 डिनोमिनेटर में है. T1 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो गया तो माइनस का हो गया, इट मीन्स T-3. और A1 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो भी पावर का साइन चेंज होगा. तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज M1 L3 T-3 A-1. क्लियर बच्चों, ये हो गया इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला. क्लियर. तो हमने बड़ी सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी गिवन सरफेस और थ्रू एनी गिवन एरिया. क्लियर. इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात करें तो ये इसके लिए मैथमेटिकल रिलेशन समझने के लिए हमने डायग्राम लिया कि भाई कोई भी हमने एक आर्बिट्रेरी शेप की कोई सरफेस कंसिडर कर ली जिसका एरिया है A और हमने कह दिया कि भाई इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. क्लियर. हमने कोई एक स्मॉलर एरिया यहाँ पर लिया और उस स्मॉलर एरिया वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे है. अब ये एरिया वेक्टर क्या होता है इसकी मैंने अलग से बात करी है यहाँ पर. एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द सरफेस, या अदर वर्ड्स में मैं कह सकता हूँ एरिया नॉर्मल टू द सरफेस. तो यहाँ पर थीटा एंगल पे ले लिया. अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास होने की तो इसका मतलब क्या हो गया कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एरिया की डायरेक्शन में होगा तो पास होंगी, और या एरिया का कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा तो फील्ड लाइंस पास होंगी. इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू ई कोस थीटा इंटू डी ए, या कह सकते हैं ई इंटू डी ए कोस थीटा. दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पर देखिए ये ई कोस थीटा इंटू डी. हम जानते हैं वेक्टर में हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, सी इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो उसको हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी कह सकते हैं. तो सी इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर.
तो हमने कह दिया डी फाई इज इक्वल टू ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी पे। तो अब देखिए वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो रिजल्टेंट है वो होता है स्केलर, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्लियर बच्चों। अगर हमें यहाँ पर टोटल फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं यहाँ पर। क्लियर। और बाकी फिर हमने बात करी है ऐसा यूनिट की, तो ऐसा यूनिट होती है इसकी वेबर, या दूसरी यूनिट हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और डायमेंशनल फार्मूला होता है m1l3 t-3 a-1। क्लियर। सो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं। क्लियर। देखिए एक चीज़ हम यहाँ पर और बात कर लेते हैं कि किस पैटर्न के यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं आपके, तो क्वेश्चंस का पैटर्न भी मैं साथ ही यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए भाई जैसे आपसे बोल दिया कि भाई कोई एक गिवन एरिया है, उस एरिया की वैल्यू आपको दे दी, क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू दे दिया आपको 2i मीटर स्क्वायर, एरिया कितना दे दिया 2i मीटर स्क्वायर आपको एरिया दे दिया, और साथ में आपको बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 3i - j + 2k न्यूटन पर कूलम, और आपसे पूछ लिया फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। तो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर आपको कंसिडर करना है, डी फाई इज इक्वल टू ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर। यहाँ पर देखिए एरिया वेक्टर ए दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हो, फाई इज इक्वल टू ई वैक्टर डॉट ए वैक्टर। इट मीन्स डायरेक्टली अगर दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। तो ई वेक्टर कितना दिया हुआ है 3i - j + 2k, डॉट प्रोडक्ट कर दिया इसका आपका किसके साथ में, 2i के साथ में। तो डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा हुआ है वेक्टर में कि भाई सिर्फ सिमिलर डायरेक्शन में ही डॉट प्रोडक्ट रिजल्टेंट मिल पाता है, अदरवाइज तो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो i डॉट i होगा 1, और i को j और k के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 0। तो फाई की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 3.2 कितना हो गया 6, तो 6 क्या वेबर। तो कितना फ्लक्स पास हो रहा है यहाँ पर, 6 वेबर फ्लक्स पास हो रहा है। क्लियर है चीज़। तो एक तो कॉन्सेप्ट होता है इसका ये। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका जो है वो आपको दे दिया जाता है कई बार कि भाई आपको बोल देगा कि फ्लक्स की वैल्यू आपको दे दी कोई भी, मान लिया आपको फ्लक्स दे दिया है यहाँ पर 10 वेबर, फ्लक्स की वैल्यू दे दी आपको यहाँ पर 10 वेबर, और साथ में बोल दिया आपको थीटा बोल दिया 30 डिग्री कि भाई 30 डिग्री का यहाँ पर एंगल है, और आपको बोल दिया कि भाई एरिया जो है, एरिया दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दे दिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे क्या पूछ लिया, ई पूछ लिया कि बताओ भाई ई कितना होगा। क्लियर है क्या। तो क्या बोल दिया आपको कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग एट 30 डिग्री एंगल विद द एरिया वेक्टर, then resultant flux passing through the surface is 10 Weber, then what is the value of electric field intensity। तो आपका फॉर्मूला आपको पता है, फाई इज इक्वल टू हो गया ई ए कोस थीटा, अभी पढ़ा हमने फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू हो गया ई ए कोस थीटा। यहाँ पर देखिए आपको फाई गिवन है, ए गिवन है, थीटा गिवन है, तो ई की वैल्यू निकल जाएगी। तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया, फाई अपॉन ए कोस थीटा, फाई अपॉन ए कोस थीटा। फाई की वैल्यू गिवन आपको 10, ए गिवन आपको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो तो ये कितना होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया 10 × 10⁻⁴, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो वही आ गया √3/2, 2 चला गया न्यूमरेटर में, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। ई इज इक्वल टू कितना आ गया 10⁻⁴ न्यूमरेटर में चला गया, तो कितना आ गया 2/√3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको दे दिया जाए तो आप इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर बच्चों।
तो ये हमने जनरल डिस्कशन किया है यहाँ पर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। आगे के वीडियोस में आप देखोगे गाउस लॉ जहाँ पर इनका यूज़ होगा, दोनों का ही, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो उसके लिए आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट इनका आना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गाउस लॉ क्या होता है और गाउस लॉ के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।